गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर अ वंडर लिक्विड। बच्चों, अर्थ का जो 70% पार्ट है, जो अर्थ प्लेनेट है उसका 70% जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। ओनली जो 28 या 30% पार्ट है वही लैंड एरिया है, तो मैक्सिमम पार्ट वाटर है। ठीक है बेटा, इतनी लार्ज अमाउंट में वाटर की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी जो कंज्यूमेबल वाटर है वो बहुत ही कम है। जो यूज करने योग्य वाटर है या पीने योग्य वाटर है वो बहुत ही लेस है, कम है। ठीक है ना। जितना भी वाटर है अर्थ के ऊपर उसमें से 97.5% वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है, सी वाटर है, ओशियन वाटर है, जो कि पीने योग्य नहीं है, खाने में काम में लेने योग्य नहीं है। ओनली जो फ्रेश वाटर है, जो नॉन सॉल्टी वाटर है, वो ओनली 2.5% है। और इस 2.5% में से भी 2%, 1.9 और 2% जो पानी है वो फ्रोजन फॉर्म में है, आइस कैप्स के रूप में है, मतलब आइस के रूप में जमा हुआ है, वो अवेलेबल नहीं है। केवल जो अवेलेबल वाटर है वो 0.5 से 0.6% है ह्यूमन पॉपुलेशन और अदर एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए। ओके, दोबारा सुन लीजिए बच्चों, अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है उसमें से 97.5% जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, सी वाटर है, ओशियन वाटर है, दैट इज नॉट कंज्यूमेबल, जो कि कंज्यूम करने योग्य नहीं है। ओनली द 2.5% वाटर इज द फ्रेश वाटर एंड which we can be used. Okay, out of 2.5% fresh water, the 2%, 1.9 or 2% water is found as ice caps in the frozen form. Okay बेटा, ओनली 0.5 to 0.6% जो वाटर है वो ही अवेलेबल है हमें हमारे डेली लाइफ में यूज लेने योग्य है। तो इतना कम अमाउंट में हमें पानी जो है अवेलेबल है, इसीलिए हमें पानी को सही से यूज लेना जरूरी है, प्रॉपर वे में यूज लेना जरूरी है। नेक्स्ट लेते हैं रेनफॉल। रेनफॉल क्या है कि बारिश का गिरना, रेनिंग होना, दिस इज कॉल्ड रेनफॉल। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है कि किसी रीजन में, किसी एरिया में ईयरली जो साल भर जितनी भी बारिश हुई है, जितना भी स्नोफॉल हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे एनुअल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनुअल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ईयरली जो रेनफॉल है, स्नोफॉल है, उसको। ओके, बच्चों नेक्स्ट लेते हैं हम कैपिलरी वाटर। अब बात करते हैं कि जो भी पानी बारिश के रूप में, रेनफॉल के रूप में गिरता है अर्थ की सरफेस पर, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस हैं उनमें से वो परकोलेट हो जाता है और पानी अंदर सीप कर जाता है अर्थ की लेयर्स के अंदर। ओके, तो अब ये पानी अंदर सीप कर जाता है और अंदर जो है परकुलेट कर जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अर्थ की लेयर्स के अंदर जो वाटर है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसको रिचार्ज करता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर 4 टाइप से हम वाटर को देख सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं कैपिलरी वाटर। What is the capillary water? The amount of water which present between the soil particles. Soil particles के बीच में जो water है, that is the capillary water in which is available to the plant. Okay बेटा? सेकेंड लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बच्चों, कुछ वाटर जो होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स के चारों ओर एक थिन फिल्म के रूप में अटैच रहता है। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट इज द हाइग्रोस्कोपिक? हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है कि सॉइल के पार्टिकल्स के चारों ओर थिन फिल्म के रूप में जो पानी अटैच रहता है, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट लेते हैं कंबाइंड वाटर, के वो वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ में बाइंड है, कंबाइंड है, दैट इज द कंबाइंड वाटर। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से जो वाटर अंदर चला गया है, नीचे चला गया है, दैट इज द ग्रेविटेशनल वाटर। ओके बेटा, आई एम अगेन रिपीटिंग द टॉपिक। बच्चों, यहाँ पर जो पानी परकोलेट होता है सॉइल के अंदर, सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर, अर्थ के अंदर, उसको हम 4 टाइप से देख सकते हैं। First is capillary water, the amount of water which is available, which is present between the soil particle, that is the capillary water. Next लेते हैं hygroscopic water, the water which is found in the attached form as a thin film around the soil particles.
सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर थिन फिल्म के रूप में जो वाटर है दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं कंबाइंड वाटर। द पार्ट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज केमिकली कंबाइंड विद द सॉइल पार्टिकल्स, दैट इज द कंबाइंड वाटर। एंड नेक्स्ट लेते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, due to the force of gravitation, the amount of water which seep or percolate inside the earth layer, मतलब जो डीप चला गया है ग्रेविटेशन के कारण से, दैट इज द ग्रेविटेशनल वाटर। तो बच्चों प्लांट्स की रूट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो है कैपिलरी वाटर, यानी कि प्लांट्स की जो रूट्स है वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं? कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ये बेटा कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये हायर क्लासेस में भी आता है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाटर प्लांट की को अवेलेबल रहता है? कैपिलरी वाटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, डेफिनेशन के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइमली आप क्लास को ज्वाइन करें, जिससे क्या फर्स्ट मिनट से ही आप कनेक्टेड रहें। द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। बच्चों वाटर पॉल्यूटेंट्स में कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिजिकल पॉल्यूटेंट, फिजिकल पॉल्यूटेंट बेटा आज या कल मैं आपको नोट सेंड करूंगा इस चैप्टर के। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में एग्जांपल्स हैं हीट, कोमा ऑयल स्पिल्स, सेकंड लेते हैं हम केमिकल पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट लेते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इसमें फर्स्ट लेते हैं हम सीवेज, सेकेंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड इज सिंथेटिक soaps and detergent। फोर्थ लेते हैं पेट्रोलियम ऑयल। फिफ्थ वन इज फर्टिलाइजर्स।
and pesticides. And last one is the heat. चलिए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ये अब एक नया टॉपिक है, दिस इज द न्यू टॉपिक, वाटर पॉल्यूशन। बच्चों कई बार लोग ये सोचते हैं कि पानी में क्या फर्क है, पानी तो पानी है, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे बीकानेर का हो, चाहे बंबई का हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, पानी दिखने में सेम ही है। नहीं बच्चों, हर जगह के पानी में फर्क होता है। पानी तो पानी है, ठीक है, लेकिन उस पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उस पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं, उस पानी के अंदर जो सॉल्ट हैं, वो उसके नेचर को डिफरेंट बना देते हैं। यही कारण है कि अलग अलग जगहों का पानी अलग होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी एक एरिया के कहीं और जाके रहने लगता है तो वो बीमार पड़ने लग जाता है, क्योंकि वहां का पानी उनको सूट नहीं करता है। तो हर जगह के पानी में डिफरेंट कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, मिनरल्स की, सॉल्ट्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और इसकी वजह से क्या होता है, पानी का नेचर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, पानी के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक लेवल तक है, एक लिमिट तक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन उस लिमिट को जब क्रॉस हो जाता है, उसमें वो सॉल्ट या मिनरल ज्यादा हो जाते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो पानी पॉल्यूट हो जाता है। तो यहां पर वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? What would be the definition of water pollution? The change in nature of water of a particular place in the terms of physical, biological and chemical nature. ठीक है ना? The physical, chemical और biological changes occurs in water is called water pollution. इसे हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? बात करते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स की। दोज सब्सटेंसेस, दोज मिनरल्स, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which disturb the nature of water. The chemical, physical and biological nature of water is called water pollutants. उन्हें हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, those substances which disturb the nature of water is called water pollutants. Understood बेटा? तो यहाँ पर पानी का टेम्परेचर भी अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पर अगर पानी का टेम्परेचर भी अगर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है या बहुत ज्यादा लो जा रहा है, तो इसे भी हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि इसके कारण से पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अनकंफर्ट हो जाते हैं, ओके, और उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। द वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल पॉल्यूटेंट, केमिकल पॉल्यूटेंट एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम जो भी है लास्ट में पूछना आप, ओके? क्लास के लास्ट के 10 मिनट्स में अपन बात करेंगे, हैंड डाउन कर लीजिए, बीच में नहीं कोई भी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम से आ रही होगी, अगर आपको, है ना? तो बच्चों वाटर पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फिजिकल पॉल्यूटेंट, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल पॉल्यूटेंट्स की। हीट एंड ऑयल स्पिल्स। बच्चों जो इंडस्ट्रीज है वहां से काफी सारा डेली जो है एक वेस्ट वाटर रिलीज होता है, जो हाई टेम्परेचर का हो सकता है या होता है। तो जो इंडस्ट्रीज होती है वहां क्या है कि अनअवेयरनेस न होने की वजह से क्या होता है कि वो पानी को क्या करते हैं, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं, रिवर्स में रिलीज कर देते हैं। तो इसके कारण से क्या, हॉट वाटर रिलीज होने से क्या है कि जो वाटर बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है कि उनके अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अनकंफर्ट हो जाते हैं और उनकी लाइफ के ऊपर डेंजर आ जाता है। ठीक है बेटा? सेकेंड लेते हैं ऑयल स्पिल्स, कि जो तेल की इंडस्ट्री है वहां से ऑयल का रिसाव होता है, सिपिंग होती है, जो वेस्ट ऑयल है वो रिलीज होता है। तो उस ऑयल के वाटर बॉडीज में जाने से भी क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। ओके बेटा? नेक्स्ट हम लेते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स। बच्चों आपने अजमेर कभी गए होंगे, अजमेर के अंदर एक आना सागर जो है लेक है ना?
तो आना सागर जो लेक है वहां पर एक टाइम पर वहां के जो राजा थे उन्होंने इसलिए बनाया था कि उस शहर की पानी की जो प्रॉब्लम है, जो वाटर प्रॉब्लम है, उसको फुलफिल किया जा सके, पानी की अवेलेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। लेकिन कुछ साल पहले मैं जब वहां गया तो मुझे पता चला कि वहां आसपास खूब सारी कॉलोनीज एस्टेब्लिश हो गई है, और यही कारण है कि वहां पर खूब सारा जो वेस्ट रिलीज होता है घरों से, जो सीवेज, वो क्या उस आना सागर लेक में डाल दिया जाता है। तो उस अब वो जो लेक है आना सागर, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गई है, उसमें कैडमियम, मर्करी, है ना, ये सब बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो वो पीने योग्य तो रहा ही नहीं पानी, और पानी पूरा तरीके से पॉल्यूट हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं बात करूं केमिकल पॉल्यूटेंट्स की, कि जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं, जो घरों से जो गंदगी निकलती है, ठीक है ना, वो सब क्या करते हैं, केमिकल पॉल्यूटेंट्स के रूप में वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करते हैं। तो वाटर बॉडीज के अंदर कैडमियम है, सीसा है, ठीक है ना, लेड है, ठीक है ना, और भी कई सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो सब वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो केमिकल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट लेते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। बच्चों, गंगा गंगा जो रिवर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो गई है, हालांकि वो एक रिलीजियस रिवर है। अपने इंडिया के अंदर बहुत ही उसका धार्मिक महत्व है, रिलीजियस उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जो कोलाई है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है, उसका नंबर बहुत ज्यादा है। जो इकोलाई इकोलाई का जो काउंट है वो बहुत ज्यादा रेज हो चुका है, ठीक है ना। तो यही कारण है। तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट का मतलब है कि किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है, वो बहुत ज्यादा रेज कर गए हैं, राइज कर गए हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी का नेचर अफेक्ट हो जाता है और वाटर पॉल्यूट माना जाता है, पॉल्यूटेड माना जाता है, ठीक है बेटा। तो फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। ओके बेटा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा टाइमली आप क्लास में आया करें, टाइमली ज्वाइन किया करें, जिससे क्या है किसी प्रकार का आप टॉपिक छोड़े ना आप, ठीक है ना। आपकी कनेक्टिविटी जो है क्लास के फर्स्ट मिनट से बनी रहे पूरी क्लास के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बच्चों अब बात करेंगे, मैं बच्चों आपको नोट्स फ्रेम करके दे रहा हूँ, आपको पॉइंट के रूप में नोट्स बना के दे रहा हूँ, आप उसका पूरा फायदा उठाइए। आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करना है, फॉलो करना है एनसीईआरटी को, लेकिन जो मैं नोट्स दे रहा हूँ वो एकदम सही तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बना के दे रहा हूँ, तो उनको भी आप पूरा उसका यूज लीजिए आप, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बच्चों वाटर पॉल्यूशन के कई सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सीवेज वाटर की। सीवेज वाटर घरों से निकलने वाला जो गंदा वाटर है, जो गंदा पानी है, वो रसोई का पानी है, किचन का वाटर है, टॉयलेट का वाटर है, या फिर वो बाथरूम का वाटर है, उसे हम क्या कहते हैं, सीवेज वाटर कहते हैं। तो सीवेज वाटर एक कॉज हो सकता है वाटर पॉल्यूशन का। सेकेंड लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। बच्चों इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट रिलीज होता है, दैट इज ऑल्सो पॉल्यूटेड द वाटर बॉडीज। ओके। नेक्स्ट लेते हैं सिंथेटिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के, जो साबुन का पानी है, जो सर्फ का पानी है, डिटर्जेंट्स का वाटर है, वो भी वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है। ओके। नेक्स्ट लेते हैं पेट्रोलियम ऑयल। बच्चों जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वहां से जो ऑयल का रिसाव होता है, वो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट लेते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बच्चों कई, जैसे कि पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा खेती के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स है, इनका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, कि ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये सॉइल के अंदर पड़े रह जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर लगे रह जाते हैं, सॉइल के अंदर काफी बड़ा, और जब भी बारिश आती है, रेनिंग होती है, तो बारिश के पानी में घुलकर ये पानी के साथ में बहते हुए वाटर बॉडीज के अंदर चले जाते हैं, और जो पानी के जो रिसोर्स हैं उनको पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हीट। बच्चों जो गर्म पानी जो इंडस्ट्री से रिलीज होता है, वो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है, उसके टेम्परेचर को चेंज कर देता है, और उसके अंदर पाए जाने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई एम रिपीटिंग अगेन द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, synthetic soaps and detergents, petroleum oil, fertilizers and pesticides, and last one is the heat. ओके बेटा, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इनको लर्न करेंगे।
राम चौधरी, आप लास्ट में बात करना, ठीक है बेटा। हैंड डाउन कर लो अपना, एक बार हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, लास्ट में आपको टाइम देंगे, उस समय आप मेरे से पूछना जो भी आपको क्वेरी है। तो बच्चों, वाटर पॉल्यूशन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या क्या हार्म हो सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर, हमारे एनवायरनमेंट पर। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं ह्यूमन डिजीजेज। सेकेंड लेते हैं हम डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल microorganisms. Third is the eutrophication. And fourth is the biomagnification. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बच्चों, वाटर के पॉल्यूट करने पर कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले लेते हैं हम ह्यूमन डिजीजेज। बच्चों, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोलेरा है, जॉन्डिस है, ये सब दूषित पानी, इन्फेक्टेड वाटर से हो जाती है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड वाटर होने से क्या होता है कि हमारे शरीर में ये बीमारियां हो सकती है। तो ह्यूमन डिजीजेज कॉज होती हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण से। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, तो बच्चों, ह्यूमन डिजीजेज कॉज होती है, आप इसको समझ गए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, कई बार क्या होता है कि जो पानी के अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है, हार्मफुल केमिकल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से पानी के जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। क्लियर है? सेकंड, थर्ड लेते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, मैं बता दूं बच्चों आपको, आपने देखा है इसको, आप कई बार कहीं जा रहे हो और कहीं पर कोई गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है, ठीक है, और उस गंदे पानी पर आप देखो वहां पर हरी हरी सी ग्रीन सी काई जमी हुई नजर आती है, वो भी वाटर सरफेस के ऊपर। वो जो ग्रीन काई है वो एल्गी है। वो क्या है? एल्गी है। तो जब किसी वाटर के अंदर इंप्योरिटीज बढ़ती हैं, किसी वाटर बॉडी के अंदर जब इंप्योरिटीज बढ़ती है, तो अननेसेसरी उसमें जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और अननेसेसरी जो अनडिजायर्ड न्यूट्रिशन का लेवल इंक्रीज हुआ है, तो वहां पर क्या होता है कि फिर जो वो वाटर बॉडी है वो ज्यादा न्यूट्रिशनल हो गई, इस वजह से वहां पर अनडिजायर्ड एल्गल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पूरी वाटर बॉडी के ऊपर एल्गी की लेयर जमा हो जाती है, ग्रो कर जाती है। इसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो ऐसी न्यूट्रिशनल वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? दोबारा सुन लीजिए,
जब किसी वाटर बॉडी के अंदर, पानी के सोर्स के अंदर जो हार्मफुल जो इम्प्योरिटीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो उसके कारण से पानी के अंदर जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि अनडिजायर्ड होता है, ठीक है ना। और तो ऐसी वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और यूट्रोफिकेशन के कारण से एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, यानी कि वाटर बॉडीज के ऊपर एल्गल अनडिजायर्ड जो है फास्ट एल्गल ग्रोथ देखने को मिलती है वाटर बॉडीज के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बच्चों बायोमैग्निफिकेशन क्या है? फूड चेन। नेचर के अंदर फूड के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो चेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, नेचर के अंदर फूड के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो चेन होती है दैट इज द फूड चेन, उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। तो फूड चेन के सबसे पहले लेवल पर कोई प्लांट हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट कोई हर्बीवोर हो सकता है, हर्बीवोर के ऊपर कोई कार्निवोर हो सकता है, और कार्निवोर के ऊपर कोई टॉप कार्निवोर हो सकता है। तो ये फूड चेन हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ये देखा गया है कि सक्सेसिव लेवल पर, और जो ईच ऑर्गेनिज्म है फूड चेन का, वो एक लेवल है, वो एक ट्रॉफिक लेवल है, वो एक न्यूट्रिशन लेवल है अगले लेवल के लिए, ठीक है ना। तो ये देखा गया है कि फूड चेन्स के अंदर, नेचर के अंदर सक्सेसिव लेवल्स पर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल मेटल्स होती हैं, वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है। वो ना तो डाइजेस्ट होती है, ना ही वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज आती है, वो पड़ी रहती है। और प्रत्येक अगले लेवल पर क्या होता है, वो एक्यूमुलेट होती रहती है और उसका अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। द इंक्रीज इन concentration of harmful chemicals, harmful metals in the successive levels of food chain is called biomagnification। जैसे कि डीडीटी है, तो डीडीटी मान लो किसी पानी के अंदर है, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, तो ये हार्मफुल केमिकल है। तो ये मान लो एक्वेटिक एनिमल में आ गया, फिर उस एक्वेटिक एनिमल से बड़े एनिमल में चला गया, फिर वहां से एक टेरेस्ट्रियल एनिमल में चला गया, वहां से फिर टॉप एनिमल में चला गया। तो सक्सेसिव लेवल पर क्या होगा? ये इकट्ठा होता चला जाएगा, इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। सेकेंड हम देते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी पानी का सोर्स है, वाटर बॉडी है, वहां पर अगर हार्मफुल केमिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हार्मफुल मेटल्स और आयंस बढ़ गए हैं, तो उसके कारण से उसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इररिलेवेंट तरीके से बढ़ गया है। और यही कारण है कि वहां पर अब फास्ट एल्गल ग्रोथ देखने को मिलती है, और इसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, जो पानी की बॉडी के ऊपर नजर आती है हमें, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि जो सबमर्ज्ड एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, और वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अनडिजायर्ड इंक्रीज ऑफ अनडिजायर्ड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ओके, चलिए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेते हैं हम मिनरल रिचेज इन सॉइल। टाइम कम बच रहा है, जल्दी से छोटा सा पार्ट ले लेते हैं इस टॉपिक का। मिनरल रिचेज इन द सॉइल।
बच्चों अर्थ की स्ट्रक्चर को आपने पहले पढ़ रखा है अगर 8th स्टैंडर्ड में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ कि अर्थ के अंदर तीन पार्ट है, तीन लेयर्स में हम करते हैं। जो सबसे सेंट्रल पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं, जो कि निकल और आयरन का मोस्टली बना होता है। सेकेंड हम लेते हैं मेंटल के अंदर काफी सारे कंपाउंड होते हैं, काफी सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकेट्स हैं, गार्नेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसके अलावा आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ओके बेटा, तो ये मेंटल पार्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कि जो क्रस्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। जो क्रस्ट होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, जहां पर सॉइल पाई जाती है, जो कि बहुत ही कम पार्ट होता है परसेंटेज में पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर का। और उसके अंदर ह्यूज रॉक्स पाई जाती हैं। इसके अलावा मेटल्स होती है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है ना। इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम, ये सारी मेटल्स पाई जाती है। तो जो क्रस्ट के अंदर काफी सारी चट्टानें और पाई जाती है, और उन्हीं से फिर क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, तो दोबारा सुन लीजिए। मिनरल रिचेज इन सॉइल में हम अर्थ के डिफरेंट पार्ट को देख रहे हैं। सबसे सेंट्रल पार्ट कोर, फिर मेंटल, और जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्रस्ट होता है। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, आपको कोई भी यदि डाउट है तो आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।